नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस पहले उंगलियों पर गिने जा सकते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में इस नई आफत के मामले तेजी से बढ़कर 1000 के भी पार चले गए हैं। हालांकि केंद्र के निर्देश पर राज्यों की सरकार ने अलर्ट मोड में आते ही जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बाद भी ओमिक्रॉन पांव पसारता ही चला जा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा केस दिल्ली में है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले यहां स्थिति फिलहाल ठीक है। ओमिक्रॉन के केस 5 के अंदर सीमित है, लेकिन जिस तरह से चुनावी रैलियां हो रही हैं और उसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, निश्चित ही वो आम जन की चिंताओं को बढ़ा रही है। दरअसल रैलियों में न तो लोगों के बीच दूरी दिख रही है और न ही चेहरे पर मास्क। ऐसे में इस बात का डर है कि कभी भी कोरोना का ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि कोरोना को काबू में रखने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही जनता पर थोड़ी सख्ती बरतते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन जिस तरह से चुनावी रैलियां जारी हैं, जगह जगह नेता जा रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता का जो हुजूम उमड़ रहा है, वो परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिन में जिस तरह से कोरोना संक्रमित 5 गुना तक बढ़े हैं, वो इस बात को लेकर भी डरा रहे हैं कि अगर कोरोना का बम्पर विस्फोट हुआ तो क्या शहर से लेकर गांव तक तैयारियां पर्याप्त है? शहर ने फिलहाल जो कदम उठाए हैं वो कितने कारगर है? सवाल ये भी है कि चुनावी रैलियों पर रोक कब लगेगी? क्या ये रैलियां ओमिक्रॉन के खतरे को बढ़ाने के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को दावत नहीं दे रही हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे सत्ता के संग्राम की खास पेशकश कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट में। कोरोना की संभावित तीसरी लहर अगर आती है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश कितना तैयार है? सूबे में शहर से लेकर गांव तक जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त है या नहीं? जगह जगह जनता कितनी जागरूक है? कोविड गाइडलाइन का लोग कितनी गंभीरता से पालन कर रहे हैं? वहीं सरकार का स्वास्थ्य महकमा फिलहाल कितना दुरुस्त है? ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी हैं या और ज्यादा की दरकार है? जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है? यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का कितना विस्तार हुआ है? ओमिक्रॉन की जांच की कहां कैसी व्यवस्था है? अभी किस जिले में कितने एक्टिव केस हैं और रोजाना कितने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं? चलिए इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जाने, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। इतना ही नहीं, अधिसूचना जारी होने के बाद पार्टियों का प्रचार और तेज होगा। लेकिन इस बीच तेजी से पांव पसारता कोरोना लोगों को डराने लगा है। सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि प्रदेश में है जहां नाइट कर्फ्यू लागू है, साथ ही अन्य कई तरह की पाबंदियां हैं। ऐसे में रैलियों पर रोक क्यों नहीं लग रही है? और रैलियां इसी तरह से होती रही तो वायरस को विस्फोटक होने से कैसे रोका जाएगा? लोग इसलिए भी और ज्यादा परेशान हैं क्योंकि सूबे में पिछले कुछ दिनों के अंदर ही कोरोना के केस 5 गुना तक बढ़ गए हैं। 6 महीने बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके पहले 27 जून को सूबे में सर्वाधिक 222 नए मरीज मिले थे। नजर अगर पिछले 5 दिन के आंकड़ों पर डालें तो 27 दिसंबर को 40 और 28 दिसंबर को 80 और 29 दिसंबर को 117, जबकि 30 दिसंबर को 193 नए संक्रमित मरीज मिले। इस तरह उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस बढ़कर 850 के पार चले गए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना पीड़ित स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से नए केस बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। कोरोना के तेजी से बढ़ने के मामले के बीच सरकार ने जांच भी तेज कर दी है। बीते 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। वहीं राज्य में अब तक 9 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। राज्य का रिकवरी रेट फिलहाल 98.6% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 0.10% है। बात अगर सिर्फ ओमिक्रॉन केस की करें तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या फिलहाल 3 ही है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव अपने नाम करने के लिए सियासी दल रैलियां कर रही है, इसमें लोगों की भीड़ इस तरह उमड़ रही है, तो फिर कोरोना के साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सुपर विस्फोट भी हो सकता है।
खैर, देखते हैं कि कोरोना को काबू में रखने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार आगे और क्या खास कदम उठाती है और जो अभी व्यवस्थाएं की गई हैं वो कितनी पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है, ओमिक्रॉन के कहां-कहां मरीज मिले हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, सरकार की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं पर्याप्त है या नहीं। चलिए अब इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लखनऊ, जहां से हमारे स्वराज एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। वहीं आज हम चलेंगे बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर, अमरोह, फर्रुखाबाद, जौनपुर, झांसी और सिद्धार्थनगर भी। इस तरह हम जानेंगे कि पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की सटीक रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं राघवेंद्र त्रिपाठी जी के पास। राघवेंद्र जी, जिस तरह से कोरोना पूरे देश में, खासकर ओमिक्रॉन के केस पहले तो एक दो अब तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और निश्चित तौर पे हर दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस भी इस बार मेहनत कर रही है, तो ये रैलियां कर रहे हैं। तो ना तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी गाइडलाइन का पालन होता होगा। इन स्थितियों में अब आपको क्या लगता है कि कोरोना का वहां विस्फोट होगा? जी बिल्कुल त्रिपाठी सर, क्योंकि आप याद करिए पिछले मार्च में 22 मार्च से कोरोना ने पीक पकड़ा था और इसी बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा था पूरा देश ने देखा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हालांकि सरकार दावे कर रही थी कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जिस तरह से फिर रैलियां हो रही हैं, कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, 200-250 केस रोज मिल रहे हैं, जिसमें से ओमिक्रॉन के भी 3 केस मिल चुके हैं। रिकवरी रेट हालांकि अच्छी है, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह भीड़ बढ़ रही है रैलियों में, चाहे वो सपा की रैली हो, बसपा की रैली हो, भाजपा की रैली हो, तो आने वाले दिनों में इसकी भयावहता और बढ़ेगी और इस पर रोक लगाने के भी कुछ खास इंतजाम हो भी नहीं रहे हैं। हालांकि आम जनता को जागरूक करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन रात में कर्फ्यू और दिन में अगर रैली होती है तो निश्चित मानिए यह किसी काम का नहीं है और आने वाले दिनों में मरीज बढ़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग ने भी पूछा था सभी दलों से त्रिपाठी सर, क्या चुनाव आगे टाला जाए, तो उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी ने कहा नहीं, नियत समय पे सब चुनाव होंगे और हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके अपनी रैलियां करेंगे। तो क्या रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर पाना संभव है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सभी सियासी दल दावे कर रहे हैं कि हम रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, लोग मास्क लगा के आएंगे, 2 गज की दूरी मेंटेन रखेंगे, लेकिन रैलियों में जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़कर बैठते हैं, धक्का मुक्की होती है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोरोना पे लोग रोक पाएंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में केस बढ़ रहे हैं, अभी केवल 7 जिले बचे हैं जहां कोई केस नहीं है, बाकी जिलों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस रोज आने लगे हैं। हालांकि सरकार ने आज 1,83,401 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 252 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर यही आंकड़ा आगे बढ़ता रहा और इसी तरह जांच होती रही तो आने वाले दिनों में आप मानिए कि कोरोना को फिर एक बार हम भयावह रूप में देख पाएंगे। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि हम तैयारियां पूरी कर चुके हैं, जो कोविड अस्पताल थे उनको फिर से एक्टिव किया गया है। जिलों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं उनमें तेजी लाई है। 7 जिलों में योगी आदित्यनाथ ने खुद एक ही दिन में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। मंडल स्तर पर पहले से ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, पीजीआई हो, जिला चिकित्सालय हो। लेकिन अगर मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती है तो वह दिन दूर नहीं कि चुनाव के नाम पे लोग एक बार फिर कोरोना की चपेट में आएंगे और फिर सरकार केवल हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार भी हाथ मिलेगी, जनता भी हाथ मिलेगी और नेता भी हाथ मिलेंगे निश्चित तौर पर। राघवेंद्र, हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि कुल आबादी उत्तर प्रदेश की और उस आबादी के अनुपात में कितने डबल डोज और कितने सिंगल डोज, साथ ही ये भी है कि अब जो फ्रंट लाइनर हैं उनको बूस्टर डोज देने की भी बात कही जा रही है, क्या वहां बूस्टर डोज चालू हो गए हैं? कुल आबादी है तो उसमें सिंगल डोज कितने लग गए हैं, डबल डोज कितने लगे हैं? देखिए त्रिपाठी सर, उत्तर प्रदेश में 22 से 23 करोड़ आबादी है, लेकिन अभी तक 20 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। जो कल सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी, उन्होंने दावा किया था कि 20 करोड़ का लक्ष्य मैंने पूरा कर लिया और 85.79 लोगों को पहली डोज लगी, 85.79% लोगों को पहली डोज लगी है और 48.15 लोगों को दूसरी डोज लगी है। इसका मतलब अभी आधे लोगों को ही दूसरी डोज लग पाई है। रही बात सर फ्रंट लाइनर वर्कर्स की, तो जो लोग टीकाकरण काम में लगे हैं उनको ट्रायल के तौर पे बूस्टर डोज दिया गया है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई कि सभी फ्रंट लाइनर वर्कर को बूस्टर डोज दिया जाएगा,
चूंकि उनकी इम्यूनिटी चेक की जा रही है, उनमें कितना इम्यूनिटी विकास हुआ इसको भी जांचा जा रहा है। जो कुछ लोगों पे परीक्षण किया गया है, लेकिन अगर इसी तरह से भी मान लीजिए कि आधे लोगों को, पूरी आबादी की आधे लोगों को अभी दूसरा डोज लग पाया है, और दूसरा डोज कोई इलाज नहीं है। कई मामले देश में ऐसे भी सामने आए हैं, सहारनपुर में, गाजियाबाद में, कि दूसरा डोज लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोज के भरोसे हम वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं? अगर इसी के भरोसे करना है तो फिर कोरोना खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि पहला डोज तो 85.79% लोगों को लग चुका है। तो कुल मिला के कोरोना इस डोज से खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, जब तक हम एहतियात नहीं बरतेंगे, संसाधनों को बढ़ाएंगे नहीं, और जिस तरह से रैलियां हो रही हैं उनको अगर हम कम नहीं करेंगे, वर्चुअल रैलियों पर नहीं जाएंगे, तब तक कोरोना को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास और भी बहुत सारी जानकारी, जैसा आपने कहा, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह ये है कि जिनको डबल डोज लग गई है, ऐसा नहीं है उनको कोरोना नहीं होगा, उनको कोरोना होगा। जो हमारी एम्स के डायरेक्टर और अन्य चिकित्सकों से WHO को भी कहना है कि उनको कोरोना होगा, लेकिन उनको जो लक्षण होंगे उन पे गंभीरता जो होगी कि कोरोना के गंभीर पेशेंट वो नहीं होंगे, वो कोरोना आएगा और सामान्य लक्षणों के साथ चला जाएगा, ऐसे चिकित्सकों का कहना है। आपकी जानकारी में कितने लोग ऐसे हैं जिनको डबल डोज, अगर आपके पास जानकारी है कि डबल डोज लग गया है, उनको कोरोना हुआ है आपके जान पहचान में, और वो किस तरह से ठीक हो गए हैं, सामान्य लक्षण के साथ ठीक हो गए हैं या गंभीर हुए हैं, तमाम जानकारी हम जानेंगे। हम चलते हैं कन्नौज पहले, जहां हमारे साथ दिलीप कुमार जुड़ गए हैं, और बुलंदशहर जहां से संजीव भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, कन्नौज की कुल आबादी कितनी है और कितने सिंगल डोज, कितने डबल डोज लग चुके हैं? देखिए त्रिपाठी सर, कन्नौज में जो आबादी है 19 लाख लगभग आबादी है यहाँ पर कन्नौज में। अब जो कोरोना का पिछली बार वायरस ने जिस तरीके से कन्नौज में तबाही मचाई है, सरकार ने उससे सबक तो लिया है। उस समय जो सबसे ज्यादा कोरोना समय अगर कोई कमी पड़ी है तो ऑक्सीजन की, यूपी सरकार ने उसके बाद सबक लिया है और बड़े पैमाने पर कन्नौज नहीं पूरे प्रदेश में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं, जिससे आगे जो कोरोना अगर गंभीर रूप में उसको रोका जा सके। लेकिन सर इस समय जो एक नया वायरस है ओमिक्रॉन, उसने भी अपने पैर पसारने यूपी में शुरू कर दिए हैं। फिलहाल कन्नौज में ओमिक्रॉन का अभी कोई वायरस ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी केस न आने की वजह से जो जिले का प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जगह जगह स्कैनिंग कराई जा रही है। नहीं दिलीप, हमने आपसे सवाल किया था कि कितने सिंगल डोज, कितने डबल डोज 19 लाख लोगों में से लग चुके हैं? देखिए लगभग 90% तो पहला डोज लोगों के लग चुका है और लगभग 60 से 70% दूसरा डोज लोग लगवा चुके हैं। जी। उसके बाद जी बोलिए। उसके बाद डोज लगने के बाद लगातार जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, उनके टीके लगवाए जा रहे हैं, जो लोग छूटे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। आशा बहुएं हैं जो आंगनबाड़ी गाँव की महिलाएं होती हैं उनको लगाया गया है। घर घर महिलाएं एक रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं जिसने ना लगवाया हो उसको लगाने की अपील की जा रही है। जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दिलीप यहाँ पे कि जांच कितनी हो रही है? जांच RT-PCR हो रही है कि रैपिड हो रही है? कौन सी जांच हो रही है? कितनी जांचें हो रही हैं और जांच केंद्र कितने हैं? देखिए कन्नौज में लगातार लगभग 6 जगह बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ जांच केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो जांच केंद्र नहीं पहुंच जाती, तो उनके लिए वैने की व्यवस्था चाहिए, जो एम्बुलेंस वैन होती है वो गाँव में जाकर अपना प्रचार करती है और जो लोग छूटे रह गए हैं उनसे उनकी लगातार PCR जांच कराई जा रही है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको प्रधान को सूची सौंपी गई है, अगर कोई बाहर से अपने घर आता है तो वो प्रधान अपनी सूची उपलब्ध जिला प्रशासन को कराता है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। जी। और आपने ये भी देखा होगा कन्नौज चूंकि चुनावी माहौल है, निश्चित तौर पे भाजपा सपा इनकी एक आध बड़े नेताओं की रैली हो चुकी होगी, उस रैली में किस तरह से आपने नजारा देखा? देखिए सर, जिस तरीके से जो रैलियां हो रही हैं इसमें हजारों संख्या में जो भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये रैली के नेता है जो जनता को पूरी तरीके से मौत के मुंह में झोंकने में भरकम प्रयास कर रहे हैं। किसी तरीके से कोई हिफाजत नहीं बरती जा रही है, जमकर भीड़ हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, ना कोई मास्क लगाए रहता है, जमकर एक के ऊपर एक घुसे रहते हैं,
कतई लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है और रैलियों में कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है प्रशासन। कोरोना का कोई पालन नहीं हो रहा, न कोई गाइडलाइन का पालन होता है। ऐसे में अगर इन रैलियों पर रोक ना लगाई सरकार ने तो इसकी भयावह स्थिति आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी सर, आपके नॉलेज में है कितनी किसकी रैली हो चुकी है? कन्नौज काफी महत्वपूर्ण है। कन्नौज में अभी 2 दिन पहले एक जन विश्वास यात्रा निकाली गई थी। उस समय फरकाबाद में योगी जी एक सभा कर रहे थे। कन्नौज में जो ऊर्जा मंत्री है यूपी के श्रीकांत शर्मा, उन्होंने एक जनसंपर्क यात्रा निकाली थी, उसमें हजारों संख्या में भीड़ें हुई थी। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिर्फ प्रेस के लोगों को ही बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं को जैसे ही भनक लगी तो हजारों सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही वहां पहुंच गए और काफी संख्या में कोई गाइडलाइन नहीं कार्यकर्ताओं ने पालन किया, जमकर उधम मचाते रहे, हो हल्ला करते रहे। अखिलेश यादव ने हालांकि रोकने का भी प्रयास किया कि आज प्रेस के लोगों को ही बुलाया गया था, आप लोगों को नहीं बुलाया गया, आप लोग क्यों आए? तो कार्यकर्ता अपने जोश में आगोश में हो करते रहे, किसी ने कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया। जी दिलीप जी, आपको क्या कुछ याद है पिछले जो पिछला कोरोना दूसरी लहर आई थी कोरोना की, डेल्टा प्लस वाली, उसके कुछ याद है? उसने किस तरह से कोहराम मचाया था? जिले में कुछ तो आंकड़े आए होंगे, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने सरकारी आंकड़े में डेथ हुई? कई जगह इस तरह की शिकायतें आई हैं कि सरकारी आंकड़े में जो मृत्यु हुई है कोरोना के चलते वो कम दिखाई गई है, और सामान्य तौर पे जो हमारे संवाददाताओं ने अपना आकलन लिया जो स्मशान घाट से, कब्रिस्तान से, उसमें कहीं बहुत ज्यादा अंतर नजर आया था। उत्तर प्रदेश में भी क्या इस तरह, कन्नौज में भी इस तरह हुआ था? कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और ऑक्सीजन की कमी कारण हुई थी, किसके कारण हुई थी? और इस बार कितने ऑक्सीजन प्लांट, माने कितने हॉस्पिटल हैं ऐसे जिनको कोरोना पेशेंटों के लिए तैयार किया गया है, अगर आपके पास आंकड़े हैं तो? बिल्कुल त्रिपाठी सर, देखिए इस कन्नौज में जिस समय कोरोना की दूसरा डेल्टा चल रहा था उस समय कन्नौज में काफी तबाही मचाई गई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों और प्राइवेट आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। सरकारी आंकड़ों में लगभग 1 या 2 दर्जन से लोगों की मौत दिखाई गई जनपद में, जबकि अगर प्राइवेट आंकड़ों की बात की जाए तो कन्नौज में कई सैकड़ा के हिसाब से लोगों की मौत हुई है। शमशान घाटों पर लोगों की लाशों को बहते देखा है। जब शमशान घाट लोग गए तो उन्होंने अपनी आप बीती बयां की, हजारों सैकड़ों की संख्या में लाशों को जलते हुए देखा है। लावारिस अवस्था में लोग लाशों को गंगा में फेंक दिया करते थे। लाशें तैरते हुए उन्नाव से लेकर कानपुर तक नदियां बहते हुई गई हैं और भयावह स्थिति इस समय देखने को मिली। जी जी जी, हॉस्पिटल, जैसे मैंने आप सवाल किया था कि कन्नौज जिले में कितने, अगर आपके पास आंकड़े हो, खासकर जिला मुख्यालय का तो आपके पास होगा ही, कितने कैपेसिटी का हॉस्पिटल इस बार तैयार किया गया है? पिछली बार कितना था? और ऑक्सीजन का क्या वाकई में पर्याप्त इंतजाम है? देखिए कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज करवा में बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल बनाया गया, जहां बुजुर्गों और नए बच्चों में अगर संक्रमण फैलता है उनके लिए अलग बेडों की व्यवस्था की गई। लगभग 100 बेड बच्चों के लिए लगाए गए हैं। उसके बाद एक छिबरामऊ में हॉस्पिटल तैयार किया गया। कन्नौज में कुल 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें आधुनिक लेंसों से व्यवस्थाएं की गई हैं और लगभग 3 विधानसभा कन्नौज में है। तीनों विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। छिबरामऊ एक सफैया अस्पताल है जो करोड़ों की लागत से बना, वहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। बड़े पैमाने पर जो हिदायत है वो बरती जा रही है। वहाँ पर बेडों की व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे लोगों को अगर किसी तरीके से कोई संक्रमित होता है तो उसको सही इलाज मिल सके, कहीं कानपुर किसी को ट्रांसफर न करना पड़े। जिला प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई है। लगभग 3 हॉस्पिटल है जिले में, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। जी सूर्यदेव, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं प्रयागराज, जहां हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा हैं। राघवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही। जी राघवेंद्र, आपने सवाल सुन लिए होंगे। पहला सवाल तो आपसे यही है कि कितने अभी वहां, क्या कोई पॉजिटिव पेशेंट है कोरोना के, ओमिक्रॉन के मिले हैं क्या आपके यहाँ के नहीं मिले हैं, सस्पेक्टेड है ओमिक्रॉन के कि नहीं है? पहला सवाल तो यही है। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि कितनी जांच हो रही है। जी राघवेंद्र जी सर, आपको बता दें कि जब से नया वेरिएंट कोरोना का आया ओमिक्रॉन, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। हालांकि अभी तक प्रयागराज जनपद में एक भी ओमिक्रॉन के केस नहीं आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है लगातार जांच कर रही हैं। जो भी कोविड के नियम है उसके तहत वो जांच कर रही हैं और जांचोपरांत अभी तक एक भी केस प्रयागराज में ओमिक्रॉन के नहीं पाए गए हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम शासन के अनुदेशानुसार लगी हुई है कि जिस प्रकार से प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खतरे बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर का प्रभाव जिस प्रकार से पूरे
देश को देखते हुए बढ़ रहा है, उसको लेकर योगी सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ हर जनपद में, यहाँ तक कि प्रयागराज जनपद जो पिछले बार दूसरी लहर दूसरी वेव जो आई थी उस पर प्रभावित भी था। कई मृत्यु दर संख्या यहाँ पर ज्यादा हुई थी। ये जो है रेड सूची में इसको रखा गया था। तो उसको देखते हुए प्रदेश सरकार के अनुपालनों के आदेश के अनुक्रम में और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं लगातार मरीजों को जो है सारी चेतावनी दी जा रही है, उनको जो है सचेत किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक दवाओं का भी छिड़काव स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कर रही हैं। और जो दवाओं का छिड़काव किस तरह की दवाओं का? कोरोना दवाओं के छिड़काव से थोड़ी मर रहा है जी। ब्लॉक स्तर से लेके जो शहरी क्षेत्र वहाँ पर जो कोविड-19 के जो भी ये जो छिड़काव जो कोविड को जो है जो बैक्टीरिया को निष्प्रभावित करती हैं उसका भी छिड़काव गांव-गांव जहां पर गंदगियां हैं, जहां पर इनको जो है लगता है कि इसका खतरा बढ़ सकता है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है पूरी तरह से उसका छिड़काव कर रही हैं, सचेत कर रही हैं, लगी हुई हैं, गांव मोहल्ले में भी लगी हुई हैं जी। राघवेंद्र जी ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके यहाँ कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं, कुछ मिले हैं क्या अभी? जी अभी एक भी नहीं आए। प्रयागराज में अभी तक कोरोना के पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। ओमिक्रॉन अलग है, कोरोना अलग है, ओमिक्रॉन के तो नहीं है। कोरोना के पेशेंट आए हैं क्या और कितनी जांच हो रही है प्रतिदिन? जांच केंद्र कितने? कोरोना के भी 3 केस आए हैं। यह तीसरी जो ओमिक्रॉन की बात की जाए, ओमिक्रॉन को तो केस नहीं आए किंतु कोरोना के 3 केस आए हैं। उसको भी लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है और उनको जो है तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में रखा गया है जहां पर वार्ड बनाए गए हैं उनके लिए, जैसे पूर्ववत बनाए गए थे उसी क्रम में उनकी देखरेख की जा रही है, उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो 3 केस सर आए हैं अभी तक प्रयागराज में 3 केस कोविड के आए हैं तीसरी लहर के दौरान इस समय। जी सर। जांच कितनी हो रही है और आबादी कितनी है प्रयागराज जिले की? जी प्रयागराज में सर अब करोड़ से ऊपर की आबादी अगर पूरा जनपद लिया जाए तो यहाँ पर 9 तहसीलें हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब स्पष्ट रूप से आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट जो है, फिर भी करोड़ से अधिक यहाँ पर पूरे प्रयागराज को देखा जाए तो पूरी आबादी है। जांच जो है जिले स्तर से लेके ब्लॉक मुख्यालयों पर, ग्रामीण क्षेत्र में तो प्रतिदिन नहीं होती है, लेकिन किंतु जो 3 जो है अभी केस आए हैं उसको लेकर शहर में जो भी सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल बनाए गए हैं, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय है, एसआरएन हॉस्पिटल है, ऐसे 2-3 हॉस्पिटल और जो सरकारी है वहाँ पर कोविड की जांच के लिए लगातार डॉक्टरों की टीम लगी हुई है और वो जांच कर रहे हैं, कोविड की जांच कर रहे हैं। और जांच के उपरांत जो है अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको निगरानी में रखा जाता है, जिससे जैसे पहले रखा जाता था। तो सतर्कता जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बनाए हुए है। जी सर। नहीं, हम आपने सवाल हमारा ये है कि जांच कितने जांच हो रही है प्रतिदिन जिले में और जांच किन की हो रही है? रैंडमली हो रही, माने अचानक किसी को पकड़ के हो रही है या जिनको थोड़ी बहुत सर्दी खांसी बुखार इस तरह है उनकी ही हो रही है? जी सर ऐसे ही हो रही है। पहले तो दूसरी लहर में तो जो है प्रतिदिन जांच होती थी क्योंकि वेव जो है वो थी, किंतु इस बार जो है प्रतिदिन जांच न करके स्वास्थ्य विभाग अभी जो है जैसे सर्दी जुकाम खांसी जो पीड़ित है, जिसको लगता है कि आशंकित है, जो बीमारी से ग्रस्त है, जो खांस रहे हैं, उसके लिए जो है दूसरे या तीसरे दिन जो भी उनकी व्यवस्थाएं बनाई गई उस प्रकार से जांच की जा रही है। अभी तक जांच तो हफ्ते में तीसरे दिन चौथे दिन जो भी चल रही थी जहाँ पर लोग निगेटिव पाए जा रहे थे, किंतु जो 3 केस आए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं उस क्रम में तो अब जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रतिदिन जांच कर रही हैं। जांच के दौरान एकाध केस जो भी आए थे अभी तो आज भी जांच हुई है, कल भी जांच होगी, मतलब लगातार प्रतिदिन के हिसाब से वो जांच कर रही हैं क्योंकि ऊपर से भी आदेश आया है, शासन का भी आदेश आया है। चलिए राघवेंद्र ये जानेंगे कि पूरे जिले का अगर नहीं हो तो जिला मुख्यालय का तो आपके पास होगा ही, कितने बेड तैयार किए गए हैं अगर संभावित तीसरी लहर का विस्फोट होता है और ऑक्सीजन प्लांट वहां लगे हैं क्या आपके पास जानकारी है इस तरह की कि अगर इतने पेशेंट 1000 पेशेंट 500 पेशेंट आते हैं तो उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पाएगी क्या? जी पिछली बार सर आपको बता दें कि पिछली बार लगभग 700 अधिक बेड की व्यवस्थाएं की गई थी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो भी शहर में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, किंतु जो शहरी क्षेत्र के थे वहां पर लगभग 700 से अधिक मरीजों के ठहराव के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी देखरेख के लिए
कोविड के बेड तैयार किए गए थे। उसी क्रम में वो आज भी वो बेड जो है तैयार है, किंतु अभी शासन द्वारा कोई सूची नहीं जारी की गई है। हालांकि अगर माना जाए तो इमरजेंसी में 100 से अधिक बेड जो एक केंद्र जो झलवा में बनाया गया था, एक केंद्र झूसी के उस पार बनाया गया था, जहां पर जो है लगातार कोविड के जो भी मरीज थे उनको वहां पर शिफ्ट किया जाता था, उनकी दवा की जाती थी, उनकी व्यवस्थाएं की जाती थी। तो 100 बेड से अधिक जो है प्रयागराज शहर में एनी टाइम 24 घंटे जो है 100 बेड से अधिक स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैयार रखती हैं। और 700 से अधिक बेड जो पिछली बार तैयार किए गए थे, हालांकि उस बार ज्यादा केसेस थे, किंतु 700 से अधिक जो बेड की व्यवस्थाएं थी वो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार तैयार रखती हैं। और जो है 24 घंटे जो आपको बता दें जो बेड की व्यवस्थाएं हैं, 100 बेड से अधिक 24 घंटे जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर में ये व्यवस्थाएं की रखती हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में किस किस बड़े नेता की वहां रैली हुई है, और उस रैली में जिस तरह से निश्चित तौर पे रैली में हुजूम उमड़ा होगा, तो आपने क्या दृश्य देखा वहां? जी, प्रयागराज जो है एक केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि संगम नगरी है। यहाँ पर अभी कुंभ माघ का मेला भी 14 जनवरी से लगने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है प्रयागराज से कहीं न कहीं होकर गुजरती भी है, क्योंकि संगम नगरी है। यहाँ पर नेहरू जी का भी जो है एक राजनीतिक क्षेत्र है, फूलपुर से सांसद रहे हैं। तो जो सवाल है कि यहाँ पर कई नेता जो है अभी साल भर पहले से, चाहे सपा के अखिलेश यादव हों, चाहे कांग्रेस की प्रियंका गांधी हों, और भाजपा के जो नेताओं का तांता जो लगातार एक महीने में 2-3 नेता यहाँ पर जो है उपस्थिति अपनी दर्ज कराते रहे हैं। और जहाँ जनसभा की बात है तो जो अगर कोई मुद्दे घटते हैं, मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस आता है या कोई जो है इशू बनता है, तो विपक्ष चाहे प्रयागराज का दौरा करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे हालांकि बीएसपी की भी यहाँ पर जनसभा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस और सपा के जो भी नेता हैं, बड़े लीडर हैं, लगातार यहाँ पर योगी सरकार को घेरने का प्रयास करते आए हैं। अभी मोदी जी का कार्यक्रम 21 तारीख को हुआ था, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर और नारी के स्वावलंबन को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी जनसभा भी की थी, उनको सम्मानित भी किया था। राघवन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रैलियों में क्या, जो हमारा सवाल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना की गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है? जी, अभी सर आपको बता दें कि जो भी इधर रैलियां हुई हैं, अभी तो रैली इधर नहीं हुई है, जब से नाइट कर्फ्यू का भी जो है पिछले शनिवार से जो योगी सरकार ने ऐलान किया है, इधर तो अभी एक भी रैली नहीं हो पाई है। इसके पूर्व जो भी रैलियां हुई, जो जनसभाएं हुई हैं, उस पर तो कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई देखी गई है। लोग जो है ना 2 गज की दूरी का पालन किए हैं, ना मास्क पहने से भी मोदी की जो जनसभा थी उसमें जो महिलाओं को जो है वहां पर बुलाया गया था। हालांकि सरकार द्वारा या जो है गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी महिलाओं को वहां पर रखा जाएगा, जो कुर्सियां बनाई गई हैं उनको 1-2 गज की दूरी पर बैठाया जाएगा, किंतु इतनी जो है भीड़ के दौरान वहां पर अक्सर देखा गया कि ना तो 2 गज की दूरी है, न मास्क का उपयोग किया गया है। अब ये जो गाइडलाइन आई है, इस पर जो है सरकार लगातार नजर बनाए रखे हुए है, क्योंकि जो भी इधर जनसभाएं होंगी, जो भी नेता यहाँ पर प्रयागराज पर आएंगे, यहाँ पर जनसभा करेंगे अपने चुनावी मुद्दों को लेकर, तो उसके लिए प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। और मास्क और जो कोविड के नियमों का पालन अब भविष्य में करते हैं कि नहीं करते हैं तो बात का विषय है, किंतु शासन द्वारा ये हमेशा गाइडलाइन जारी की गई है कि 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग जो है, गाइडलाइन का थोड़ा बहुत पालन हो रहा है। थोड़ा बहुत पालन हो रहा है। जो शिक्षित लोग हैं, जो सतर्क लोग हैं, या जो जागरूक लोग हैं, वो तो लगातार कर रहे हैं, किंतु इस जागरूकता के बीच जो अन्य लोग हैं, जो भीड़ भाड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, उनके लिए यही है कि भाई ये लहर दूसरी जैसी आएगी, तीसरी भी निकल जाएगी। एक प्रकार से लापरवाही का क्रम भी यहाँ पर प्रयागराज में रैलियों में देखा गया है, यहाँ जनसभाओं में देखा गया है। चलिए, 14 तारीख से मांग का मेला लगना है, 14 तारीख से मांग का मेला लगना है। उस मांग के मेले में बड़े पास टेंट लगाए जाते हैं, जो बाहर के धर्मावलंबी आते हैं वो रुकते भी हैं वहाँ। इस बार भी पास लगाए गए हैं कि थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, दूर लगाए गए हैं? हाँ सर, इस बार जो है कोविड के नियमों का पालन करते हुए थोड़ा सा दूरी पर जो उनको जो है जो भी महात्मा हैं, जो संत हैं, जो साधु संत हैं, या जो प्रयागवाल सभा यहाँ के जो कल्पवासी आते हैं, जिनको से
लापरवाही का क्रम भी यहाँ पर प्रयागराज में रैलियों में देखा गया है, यहाँ जनसभाओं में देखा गया है। चलिए, 14 तारीख से मांग का मेला लगना है, 14 तारीख से मांग का मेला लगना है। उस मांग के मेले में बड़े पास टेंट लगाए जाते हैं, जो बाहर के धर्मावलंबी आते हैं वो रुकते भी हैं वहाँ। इस बार भी पास लगाए गए हैं कि थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, दूर लगाए गए हैं? हाँ सर, इस बार जो है कोविड के नियमों का पालन करते हुए थोड़ा सा दूरी पर जो उनको जो है जो भी महात्मा हैं, जो संत हैं, जो साधु संत हैं, या जो प्रयागवाल सभा यहाँ के जो कल्पवासी आते हैं, जिनको जो है भूमि आवंटित करते हैं मेला प्रशासन, और उसके तहत जो भी कल्पवासी आते हैं उनको जो भूमि दी जाती है, टेंट दी जाती है। इस बार कोविड के नियमों का पालन कराते हुए प्रशासन ने कुछ दूरी पर टेंट लगवाए हुए हैं, और अगर वहाँ का दृश्य अगर देखा जाएगा भविष्य में, उसकी फुटेज अगर भेजी जाएगी तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि दूर जो टेंट लगाए गए हैं पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन करते हुए लगाए गए हैं। अब वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, जैसे अगर वो पालन ना करें, किंतु शासन ने अपनी पूरी व्यवस्था के अनुरूप जो है कोविड के नियमों के अनुरूप ही वहाँ पर माघ मेले में जो कल्पवासी बसेंगे, जो चलिए राघवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सारी जानकारी हम दी। बुलंदशहर चलते हैं, जहाँ हमारे साथ संजीव भटनागर हैं। संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज जी। संजीव जी, सवाल वही है, कितनी टेस्टिंग हो रही? सबसे पहले तो ये बताएं कि जिले में कितनी टेस्टिंग, कितनी जांच हो रही है, आंकड़े आते होंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति को खुद खांसी जुकाम होता है, डॉक्टर बताते हैं तो वो खुद जाकर टेस्टिंग कराता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर डॉक्टर बोलता है तभी वो टेस्टिंग होती है, उसके अन्यथा वो खुद कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। और लगातार कल जो केस आए हैं, 2 एक्टिव केस आए हैं कोरोना के, और अभी ओमिक्रॉन तो बुलंदशहर जिले में नहीं आ पाया, लेकिन जो बुलंदशहर के लोग हैं जो नौकरी करने के लिए दिल्ली, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जाते हैं, तो जब वो वापस लौट कर आते हैं तो लोगों का कहना है कि ये कोरोना की सबसे स्थिति बुलंदशहर में हो सकती है, क्योंकि कोई अभी टेस्टिंग नहीं हो रही है लगातार। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो स्वास्थ्य के टीकाकरण है वो लगातार जारी है। अब तक बुलंदशहर जिले में लगभग 24,22,783 वैक्सीन लग चुकी है फर्स्ट स्टेज में। वही सेकंड स्टेज में 12,48,743 वैक्सीन लग चुकी है। कुल आबादी कितनी है? कुल आबादी बुलंदशहर की? ठीक है, बुलंदशहर 2000 की गणना के अनुसार लगभग 3,49,00,000 से अधिक जनसंख्या है बुलंदशहर जिले में। 3 करोड़? पूरे बुलंदशहर जिले में? पूरे बुलंदशहर जिले में कितनी आबादी है? माफ कीजिएगा, 34,98,000 लगभग 60 जो आंकड़ा है वो बुलंदशहर जिले की जो जनसंख्या का है। 34 लाख आबादी है, जिसमें 24 लाख को प्रथम डोज लग चुका है। जी बिल्कुल। और सेकंड डोज 12 लाख? सेकंड डोज 12,48,743 का आंकड़ा है जो कल तक लगाई गई है डोजेज। और ये जांच, जैसा कि आपने बताया, जिनको सर्दी बुखार वो जो जांच कराने जाते हैं वो उन्हीं की जांच होती है, तो भी कितने आंकड़ा आता है? कुछ है आपके पास जानकारी इस बात को लेकर के कि कितने प्रतिदिन कितनी जांचें हो रही? और क्या आपके बुलंदशहर में भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, ओमिक्रॉन के हैं? जी बिल्कुल, जो एक्टिव केस है, 2 एक्टिव केस हैं बुलंदशहर में जिले में जो कल आए हैं। एक 24 साल का लड़का है जिसे टेस्टिंग के दौरान कोविड रिपोर्ट आई है। वही जो एक 81 साल के बुजुर्ग हैं, तो वो वैक्सीन लगवाने गए, तो जब उन्हें खांसी जुकाम था तो डॉक्टर ने उन्हें टेस्टिंग के लिए बोला, टेस्टिंग में वो कोरोना पॉजिटिव आई। फिलहाल वो उन दोनों को घर पर ही आइसोलेशन कर दिया गया है। आइसोलेट कर दिया घर पे ही। चलिए, तैयार कितना है स्वास्थ्य महकमा? दूसरी लहर जो डेल्टा प्लस आई थी उसके और अब की अपेक्षा में कितनी तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? बात की जाए तो जिला प्रशासन लगातार जो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है। वहीं सभी जो CSC अस्पताल में वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है। और वहीं दूसरी बात की जाए जो कोविड का अस्पताल बनाया वो खुर्जा जटिया कोविड अस्पताल बनाया है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो कोविड के पिछली बार भी जो कोविड के पेशेंट थे वहाँ पर रहे थे, लेकिन लगातार वहाँ पर भी वीडियो वायरल होते रहे हैं। बाकी कमी के लिए जो पेशेंट थे वो लगातार वीडियो वायरल कर करके अपनी जानकारी जिला प्रशासन को देते थे। लेकिन जब हमारे जिलाधिकारी से इस विषय में बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो कमी पिछली बार रह गई थी वो इस बार पूरी कर दी जाएंगी, और कोई भी जो मरीज है उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होगा। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, आपकी सारी जानकारी देने के। संजीव, एक सवाल और है, इस बार आपके यहाँ भी जो रैलियां हो रही हैं, जैसे सब जगह मैं सवाल कर रहा हूँ, जो नेताओं की रैलियां हो रही हैं, सभा हो रही हैं, उसमें क्या नजारा आपको देखने को मिल रहा है? क्या कहीं से भी थोड़ा बहुत भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, मास्क लगाए हुए लोग दिख रहे हैं क्या? जी, लगातार जिस तरीके से WHO की गाइडलाइन और केंद्र सरकार लगातार कोविड गाइडलाइन का आदेश देती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर में इसका जो मजाक उड़ाया जा रहा है। बात की जाए तो सपा, बसपा या कांग्रेस या बीजेपी की हो, वो बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं जन विश्वास जो यात्रा निकली थी, इसमें जो 7 विधानसभा के जो विधायक थे और जिलाध्यक्ष थे, खुद मंत्री, राज्य मंत्री हैं यहाँ के, वो बिना मास्क के थे। अब आप लगा सकते जब जनप्रति ही इतने लापरवाह होंगे तो जनता क्या करेगी? जनता ने तो बिल्कुल मास्क थे ही नहीं। जो खुद लोग थे वो अपना खुद मास्क लगाए हुए थे। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी इन्हें कहने वाला नहीं है। भले ही प्रशासन लाख दावे तो कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन जिस तरीके से जो लोग हैं वो इसे बीमारी को भी हल्के में ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। हम चलते हैं लखीमपुर, जहां हमारे साथ राम जी सिंह है। राम जी, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल सर। राम जी, वही सवाल आपसे भी है, आपने सुना होगा, मैंने संजीव जी से जो सवाल किए हैं कि कितनी गाइडलाइन का रैली में पालन हो रहा है, कितनी आबादी है आपकी जिले की, लखीमपुर की, उसमें कितने पहले डोज, कितने दूसरे डोज लग चुके हैं, और आपके यहाँ भी क्या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, और हैं तो उनको घर में आइसोलेट किया गया है या उनको हॉस्पिटल में रखा है? जी बिल्कुल, बता दें, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वायरस का जो पॉजिटिव संख्या हमारे यहाँ 3 लखीमपुर खीरी में देखी गई है, उनको होम आइसोलेट में वो लोग हैं। वहीं आपको बता दें कि जो लखीमपुर खीरी की जो 2011 की जनगणना में जो जनगणना आई है, उसमें जनगणना में 40 लाख की टोटल आबादी आई है, लेकिन तो जिला प्रशासन से जो बात हुई तो 50 लाख इसका अनुमान माना जा रहा है जो आगे की जनगणना होगी। वहीं आपको बता दें कि अगर जांच की बात की जाए, जो जांच करने क्या है, तो जो आज का दायरा निकल के आया है, 3680 जांचें की गई हैं। वहीं हमारे यहाँ जो विदेश से जो यात्री आए हैं, 219 लोग आए हैं, जिसमें 219 लोग में से इनकी जो अपने जो आइसोलेट हैं कुछ लोग हैं। वहीं आपको बता दें कि जो अभी तक जो होम आइसोलेट में है उनके 24,000 माफ करिएगा, जो केस जो टोटली थे 24,812 केस हैं। वहीं जो केस पुराने थे, जो दूसरी लहर आई थी, वहीं जो अभी जो जिला प्रशासन की तैयारी है आपको बता। एक बार फिर राम जी, क्या कितने पॉजिटिव केस हैं आपने बताया लखीमपुर दूसरी लहर के जो मौजूदा समय में? मौजूदा समय में 3 सर, 3 हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में 3 है। हाँ, ओमिक्रॉन की तो नहीं है? ओमिक्रॉन की स्थिति ये है कि 3 जो मरीज मिले हैं, जो विदेश से कुछ लोग आए हैं, जो जिनको आइसोलेट किया गया, तो 3 मरीजों, जिला प्रशासन की तरफ से 3 मरीजों की पुष्टि अभी तक की गई है सर, ओमिक्रॉन के। जी। अब ये उसकी टेस्टिंग के लिए लोगों ने भेजा है, जिला प्रशासन की जो अधिकारी गण है स्वास्थ्य विभाग के, उनका ये कहना है कि इसकी भी टेस्टिंग हम लोग करा रहे हैं। मतलब कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट 3 मिले हैं, उनकी जीन सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के लिए मतलब लैब भेजा गया है उनकी जांच के लिए कि ओमिक्रॉन के हैं या नहीं। जी बिल्कुल जी। और जांच उसी तरह हो रही होगी जिनको किसी तरह से लक्षण है, जो खुद जांच कराने पहुंचते होंगे, या रैंडमली अचानक किसी को भी सड़क में पकड़ के उसकी जांच ले रहे हैं, इस तरह का कुछ नजारा है? जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बात की जाए तो जो रैंडम जांचें हैं, जैसे कि जो एक वैन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो वैनें लगाई गई हैं, उसमें जो लेबर तबके के लोग, छोटे स्तर के जो लोग हैं, उनको पकड़ के उनकी एक जांची भी गई। इसकी भी तरफ से वीडियो सामने हम लोगों के आए हैं, हम लोगों ने खुद देखा है। वहीं आपको जांच की बात की जाए तो जांच में अब जिस तरीके से वायरस का तीसरी लहर का कहर जारी हुआ है, तो जिला प्रशासन की तरफ से भी एक गाइडलाइंस जो अभी 24 घंटे पहले देखने को मिली है, 2022 का जो जश्न का माहौल है उसको, उस पर भी रोक लगा दी गई। 10 बजे के अंदर ही सभी को करना है। 11 बजे के बाद कर्फ्यू का एक ऑर्डर है जिला प्रशासन की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा है, उसको लेकर जिला प्रशासन की एक तैयारी देखने को मिल रही है सर। चलिए, आपने एक चीज कही कि आपने कहा जो लेबर तबका है, निचला तबका है, उनकी जांच हो रही। क्या बड़े जो जिनके पास पैसा है उनको कोरोना नहीं पकड़ रहा है क्या? बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो वैन है, जो वैन में जो एक पुलिस का एक आरक्षी होता है, जो देखने को मिलता है कि जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो लेबर स्तर के लोग हैं, उनको पकड़ के हम वही सवाल है कि जो बड़े लोग हैं, जो कार में चल रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही, क्या कोरोना उनसे डरता है?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक तरीके से लापरवाही है कि जो बड़े लोग हैं उनकी भी एक प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच केंद्र भी है, लेकिन बता दें जिला प्रशासन की एक तैयारी ये भी है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है हमारे यहाँ 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा सीएससी पीएससी स्तर पर एक बड़ी तैयारी इसको लेके की गई है। 200 बेड का एक अस्पताल जो ओयल में है, जिसका एक उद्घाटन अभी राज्य मंत्री जी के द्वारा किया गया था, वो भी एक बन के तैयारी है कि अगर इस तरीके से अगर कोई तीसरी लहर का अगर कोई खतरा बढ़ता है तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी आपका हमारे साथ जानकारी देने के लिए। सभी का, दिलीप जी आपका, संजीव जी आपका, राघवेंद्र जी आपका जो जानकारी दीजिए। हम चलेंगे थोड़ी देर बाद अमरोह, जहां हमारे साथ प्रथम सिंह है, फरुखाबाद भी चलेंगे जहां तौफीक जी हैं, और राघवेंद्र जी एक बार फिर आपके पास। राघवेंद्र जी, जैसा कि अन्य कई राज्यों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन की जांच के लिए लैब नहीं है, कहा तो यही गया था कि लैब स्थापित कर दी जाएगी हर राज्य में कम से कम 3 से 4 जीन सीक्वेंसिंग जो लैब कहलाती है। तो क्या आपके यहाँ लखनऊ में या कहीं स्थापित है जांच, या वही दिल्ली भेजी जा रही, भुवनेश्वर भेजी जा रही? जी बिल्कुल सर, चूंकि लखनऊ में भी इसकी ओमिक्रॉन की जांच नहीं हो पा रही है, इसका सैंपल दिल्ली भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना सर है कि पढ़ा लिखा हो या गंवार हो, सभी लोग जांच कराने से भाग रहे हैं। अभी आज ही एक मामला आया कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट दुबई से आई है, उसके यात्रियों के लिए सुविधा थी कि एयरपोर्ट पे आप लोग अपना RT-PCR कराइए। उसमें से 14 यात्री पिछले दरवाजे पता नहीं कैसे निकल के चले गए। स्वास्थ्य विभाग का महकमा देखता रह गया। अब पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। तो जांच लैब भी नहीं है। हालांकि कोरोना की जांच तो हो रही है, जो RT-PCR यहाँ हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन की जांच के लिए भी दिल्ली सैंपल भेजे जा रहे हैं। गोरखपुर में पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी उसमें भी जांच नहीं हो पा रही है। विशेषज्ञों की कमी है और इंस्ट्रूमेंट की भी कमी है, क्योंकि RT-PCR की जांच तो भले कर ले रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की पुष्टि जांच होने के कम से कम 10 से 12 दिन लग रहे हैं उसकी रिपोर्ट आने में। तो इसमें भी कहीं कहीं दिक्कत एक है कि आज मरीज सैंपल दे रहा है, उसे पता चल रहा है 1 हफ्ते 10 दिन बाद कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वायरस भी अपना रूप बदल रहा है और यहाँ के लोग भी अपना रूप बदल रहे हैं, जांच कराने से कतरा रहे हैं। जिसने अगर मजबूरी न हो, कहीं आपको हवाई यात्रा न करनी हो, कई स्टेटों ने पाबंदी लगा दी है कि RT-PCR जांच होना जरूरी है, अगर उसकी बाध्यता न हो तो कुछ लोग ऐसे जो जांच कराए ही नहीं। जी सरकार लगातार आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि जिस तरह कोरोना का वेरिएंट अपना रूप बदल रहा है, लोग भी रूप बदल रहे हैं। क्या लोग लाल पीले हो रहे हैं क्या अचानक? नहीं सर, एयरपोर्ट पे जांच की व्यवस्था है। आप विदेश से आ रहे हैं, उसके बाद जांच न कराना पड़े, इसके लिए तमाम तरह के जतन कर रहे हैं कि जांच न करानी पड़े। कि दूसरे गेट से निकल गए हैं 14 लोगों के खिलाफ सर लखनऊ में FIR दर्ज करनी पड़ी है कि उन्होंने अपना सैंपल नहीं दिया। तो कम से कम अगर इस तरह के जागरूक लोग कर रहे हैं कि जांच से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं या पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं, तो चिंता का विषय है। और लखनऊ में पहला मामला जब आपको याद होगा, जब डेल्टा आया था तो विदेशी एक यात्री से फैला था। लखनऊ में बताया गया था कि उसके जरिए संक्रमण यहाँ लखनऊ आया था। हालांकि वजह तमाम थी उसके पीछे, लेकिन सारा दारोमदार उसको थोप दिया गया था। लेकिन अब तमाम फ्लाइटें लखनऊ से हैं। लखनऊ में, बनारस में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट आ रही है, लखनऊ में आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किया कि आप एयरपोर्ट के बाहर निकलिए, अपना सैंपल दीजिए, अगर पॉजिटिव होंगे तो आपके मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। लेकिन सैंपल देने में भी लोग कतरा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी केवल एक टेबल लगा के बैठ गए हैं, कोई यात्री जांच नहीं कराता है। भीड़ आती है, भीड़ चली जाती है, केवल एक बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पे सैंपल लिया जा रहा है। तो कुल मिला के भयावह स्थिति है। हालांकि सरकार का दावा है कि रोज 1 लाख से अधिक सैंपल की जांच कर रही है। वो जांच कैसे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, किनके हो रहे हैं, इसका स्पष्ट विवरण नहीं है। हालांकि जिलावार सूची जारी करते हैं लोग, लेकिन किन तबके के लोगों की जांच हो रही है। गांव में अभी भी स्वयं सेवक सहायता समूहों की मदद ली जा रही है कि लोगों को जागरूक करिए, लोग टीका लगाएं इसका, ताकि बचाव हो सके। उसके बाद भी लोग खेतों में भाग रहे हैं, बाग में जाके बैठ जा रहे हैं जब टीम गांव में मोबाइल वैन पहुंच रही है। तो बड़ी दुश्वारियां हैं। जब तक हम जागरूक नहीं लोग कर पाएंगे तब तक शायद हम सबको टीका नहीं लगा पाएंगे। जी राघवेंद्र जी, थोड़ा एक सवाल यहाँ ये है कि सरकार की तरफ से किस तरह की गाइडलाइन, सख्ती वाली गाइडलाइन जारी की गई है, जैसा कि नाइट कर्फ्यू। हालांकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या रात में कोरोना रात में ही आता है, 11 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया गया है, दिन में भीड़ है उस पर कोरोना नहीं आता, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन नाइट कर्फ्यू के अलावा भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन सरकार ने जारी की है? जो पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, क्या उनको होम आइसोलेट या घर में ही क्वारंटीन रहने की उनको सुविधा दी गई है, या सरकारी अस्पताल या जहां
जो चिन्हित किए गए हॉस्पिटल हैं सरकार के द्वारा कोरोना पेशेंटों के लिए, वहां पे ही भेजा जा रहा है। क्या इस तरह कोई छूट है कि घर में वो रह सकता है? जी सर, अभी तक तो होम आइसोलेशन की बात कही जा रही है। हर अस्पताल में 28 मरीज अभी लखनऊ में भर्ती किए गए हैं, लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं, और उनमें कई दूसरे जिलों के भी मरीज यहाँ लाए गए हैं क्योंकि उनकी हालत सीरियस है और पिछले कई दिनों से बीमार हैं। लेकिन अभी जो नए मरीज मिल रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उनके लगातार टच में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अगर उन्हें दिक्कत हो रही तभी उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब पिछला कोरोना आया था, डेल्टा प्लस आया था, तो लखनऊ के सभी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद जब हालत सामान्य हो तो आम जनता के लिए उनको खोल दिया गया। लेकिन अभी लखनऊ में 3 अस्पताल को पूरी तरह से तैयार किया गया है, लोहिया अस्पताल, दीनबंधु अस्पताल और एरा मेडिकल कॉलेज को, कि अगर वहां पे आप जाते हैं तो आपको तत्काल भर्ती कर लिया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपके पास कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। लेकिन जिस तरह से रात में नाइट कर्फ्यू, दिन में रैलियों का जो रेला चल रहा है लगातार हर जिले में, आज अमित शाह अयोध्या में है, वहां भी खूब भीड़ हुई है, तमाम नेता दूसरे जिलों में गए हैं। 2 तारीख को केजरीवाल जी लखनऊ में रैली करने वाले हैं। केवल एक शपथ पत्र दे दिया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे अपनी रैली में। वह कोरोना प्रोटोकॉल पालन हो रहा है नहीं हो रहा है देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, अभी तक किसी को एक नोटिस भी नहीं दी गई है सर कि आपने कोरोना का पालन नहीं किया। कोरोना बिल्कुल राघवेंद्र जी सही कहा। 6 महीने बाद पहली बार आज 250 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए। 6 महीने बाद है। हम आपके पास फिर से आएंगे, हम चलते हैं अमरोह, जहां से हमारे साथ प्रथम सिंह है, और फर्रुखाबाद, जहां से हमारे साथ तौफीक जी हैं। प्रथम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रथम जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही सर जी। तो प्रथम जी, प्रथम उत्तर में ही बता देना था ना आपको कि हाँ आ रही है आवाज। जी सर। जी, क्या वहाँ की कितनी जांच हो रही है? जिले की आबादी कितनी है? कितनी डबल डोज लग चुकी है? कितनी सिंगल डोज लग चुकी है? प्रथम जी। सर, जिले की आबादी अमरोहा जनपद की लगभग 22 लाख है जी, और 22 लाख में वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 16,11,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, डबल डोज लग चुकी है। डबल डोज जी। और सिंगल डोज? जी, सिंगल डोज जो है वो इससे ज्यादा लग चुकी है, 25-30 हजार। जी जी। चलिए, ये आपने जांच का बता दिया। अब ये बताइए कि आपके यहाँ अमरोहा में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है क्या इस समय? सर, अमरोहा में कोविड एक्टिव के 7 केस हैं। 7 केस हैं? जी। ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। ओमिक्रॉन का नहीं, हम कोरोना पॉजिटिव नहीं। वो 7 कब मिले हैं? वो 7 3-4 दिन में मिले हैं। और सर, उनको जो है होम आइसोलेशन ही किया गया है। 2 मरीज हॉस्पिटल में हैं। क्या उनकी स्थिति क्या है, गंभीर है या सामान्य? नॉर्मल स्थिति है। वो कह रहे हैं कि कल में छुट्टी हो जाएगी उनकी। चलिए, और ये बताइए, रैलियां आपके यहाँ भी हो रही हैं? कोई पालन हो रहा है? जी सर, रैली योगी आदित्यनाथ जी की हुई हसनपुर में। हाँ। कोई पालन नहीं हुआ। सब भीड़ पूरी तरह से थी। कोई मास्क का कोई खास इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। हाँ। और ना ही कोई, जहाँ अभी कोई हल्की फुल्की प्रदर्शनी भी लगी है जी, वो भी चल रही हैं। कोई पालन नहीं हो पा रहा इस तरह का। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सब तैयारियां पूरी हैं। जी। चलिए, स्वास्थ्य विभाग की अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे फर्रुखाबाद चलते हैं, जहाँ से तौफीक जी हैं हमारे साथ। तौफीक, मेरी आवाज आ रही? तौफीक जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। तौफीक जी, मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। तौफीक जी, फर्रुखाबाद की क्या स्थिति है? कितनी आबादी है? कितने डबल डोज लग चुके हैं? और आपके यहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं क्या? सर, फर्रुखाबाद जिले की बात बताना चाहेंगे आपको हम। आबादी लगभग फर्रुखाबाद की ही पूछ रहा हूँ, दूसरे जिले की नहीं पूछ रहा हूँ। सर, आबादी है 16 लाख। ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, जो नए अभी जो ओमिक्रॉन जो वायरस है अभी तक फर्रुखाबाद में नजर नहीं आया है। वहीं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से एकदम नजर बनाए हुए है अपनी। और कोरोना पॉजिटिव के एक भी मरीज नहीं मिले। जी सर। कोरोना पॉजिटिव के एक भी एक्टिव केस नहीं है? नहीं सर, फर्रुखाबाद में एक भी पॉजिटिव नहीं है। कुल आबादी कितनी है और वैक्सीन कितनी कुल लग चुकी है, डबल डोज सिंगल डोज? सर, आपको बताएं, कोरोना के जो मरीज हैं, जो वैक्सीन लगभग 80% लोगों को लग चुके हैं कोरोना की वैक्सीन। वहीं आप सबसे अधिक से ज्यादा लोगों को वैक्सीन 2 डोज लगने को है। एक बार थोड़ी आवाज आप थोड़ा तेज बोल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं। फिर से एक बार बताइए, कितनी आबादी है, कितने डबल डोज लग चुके हैं, कितने सिंगल डोज लग चुके हैं? सर, फर्रुखाबाद में 16 लाख आबादी है।
हाँ। अब जो कोरोना जो वैक्सीन जो है, हाँ। जो लगभग आधे से अधिक लोग हैं, 80 लोगों को लग चुकी है। 80 लोगों के 80 लोग 80% लोगों को लग चुकी है सर। और जो दोनों डोज की बात की जाए, अधिक से ज्यादा लग चुकी है। चलिए, टेस्टिंग कितनी हो रही है? जी सर। टेस्टिंग जांच कितने की हो रही है? जांच सर, जो जांच की बात की जाए, लगातार जांच भी हो रही है। कितने लोगों की प्रतिदिन हो रही है जांच लगभग 120 लोगों की जांच रोज की जा रही है सर, अस्पतालों में। 120? जी। ये वही लोग हैं जिनको किसी तरह से लक्षण पाए गए हैं? सर ये वही नहीं, जो अब ग्रामीण क्षेत्र जो लोग आते हैं अपनी जांच कराने आ रहे हैं, तो और भी अलग अलग क्षेत्रों से ग्रामीण है जो लगातार अपनी यहाँ अस्पतालों में जांच करा रहे हैं। जो बाहर से समझो दिल्ली से या हैदराबाद से जो लोग आते हैं, उनकी जांच हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारी जानकारी देने के लिए। झांसी से हमारे साथ प्रभात सक्सेना है। प्रभात जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर। झांसी क्या स्थिति है प्रभात जी? रैलियां तो वहाँ जबरदस्त हो रही हैं, कहीं से कोई गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। खुल के जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोरोना गाइडलाइन की। चलिए, धज्जियां तो उड़ाई जा रही हैं। आप, झांसी की आबादी कितनी है, कितने डोज लग चुके हैं पहले और कितने सेकंड दूसरे? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, 22 लाख लगभग आबादी है झांसी की, जिसमें 12,80,816 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है सर। कितना? फिर से एक बार बताइए। सर 12,80,816 लोगों को पहली डोज लग चुकी है कोरोना की सर। और दूसरी डोज सर 7,47,336 लोगों को लग चुकी है सर। और कुल आबादी? सर कुल आबादी अभी 22 लाख है, कुछ लोग रह गए। अभी झांसी स्वास्थ्य विभाग ने सर घर घर जाके टीमों की व्यवस्था की है, जो घर घर जाके लोगों की व्यवस्था कर रही है कोरोना की। अच्छा, जांच कितनी हो रही है प्रतिदिन? सर झांसी में जांच की स्थिति यह है कि जो लोग अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे हैं उन्हीं की हो रही है, या जो स्वेच्छा से इलाज अपनी जांच कराना चाहते हैं उनकी हो रही है। कहीं भी इस तरह की नहीं है कि लोगों की जांच के लिए कोई व्यवस्था की गई हो कि आइए जांच करें, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है सर। जिले स्तर पे नाइट कर्फ्यू के अलावा कोई जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके? जी, झांसी जिलाधिकारी जो रविंद्र कुमार जी, उन्होंने जिलाधिकारी ने कोरोना की एक गाइडलाइन जारी की है नाइट कर्फ्यू के लिए, लेकिन सर उसका भी जो है लोग पालन नहीं कर रहे हैं। झांसी में इस समय एक सागु ड्रीमलैंड करके महोत्सव मेला लगा हुआ है, जिसमें कोरोना की खुल के धज्जियां उड़ाई जा रही है। शासन प्रशासन वहां होकर देख रहा है, किसी तरह से उस पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। जी सर। कोरोना के कोई पॉजिटिव पेशेंट झांसी जिले में हैं? हाँ सर, अभी पिछले 7 दिनों में 11 पॉजिटिव कोरोना के केस थे, जिसमें से 8 सही हो चुके हैं, 3 अभी भी एक्टिव पॉजिटिव है, और करीब 40 लोगों की जो है RT-PCR करके उसको होल जिलों में सैंपलिंग के लिए लखनऊ भेजा गया सर। कितने, एक बार फिर बताइए, कितने लोगों की सैंपल वहां भेजा गया है ज्वाइन सीक्वेंसिंग? 40 लोगों की सर। अच्छा, ओमिक्रॉन के अभी कोई पॉजिटिव आया तो नहीं ना आपके यहाँ? सर अभी झांसी में रात की बात है कि ओमिक्रॉन का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। और टोटल पॉजिटिव केस एक बार फिर बता दीजिए। सर अभी टोटल पॉजिटिव कल तक के 11 थे, इसमें से 8 सही हो गए। आज वर्तमान में आज के 3 है सर खाली केस। क्या आपको कुछ इस तरह की जानकारी है कि इनको वैक्सीन लग चुकी थी क्या? नहीं सर, अभी झांसी में किसी भी तरह का ऐसा केस नहीं आया है कि जिसमें किसी को वैक्सीन लग गई है उसको दोबारा कोरोना हुआ सर। चलिए, बहुत अच्छी खबर है। ये लोग कहीं का बाहर से आए थे क्या जिनको जो पॉजिटिव पाए गए? जी, झांसी में कुछ लोग है ना आउट ऑफ इंडिया से भी आए हुए थे, और जो आए उनको क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद उनकी फिर RT-PCR हर हफ्ते ली गई। तो शासन ने थोड़ी सी मतलब जागरूकता तो दिखाई है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो लापरवाही चरम पे है सर। लोग कोरोना का बिल्कुल ही पालन नहीं कर रहे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी आपका। हमें जाना था यशोधर श्रीवास्तव जी के पास भी सिद्धार्थनगर, लेकिन तकनीकी कारणों से हम नहीं जा पा रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं राघवेंद्र जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राघवेंद्र जी, कुल मिला के पंचायत चुनाव के दौरान स्थिति भयावह हो गई थी। अब तो ये आम चुनाव है, और ये आम चुनाव है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। हालांकि ईश्वर चाहेगा तो निश्चित तौर से तीसरी लहर, जैसा कि कहा जा रहा कि ओमिक्रॉन की जो लक्षण है वो बहुत मामूली लक्षण है, जिसे डेल्टा प्लस की अपेक्षा ही हल्का है इसका असर। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके नॉलेज में है कोई जिन्होंने दूसरी डोज तीसरी डोज भी पहली और दूसरी डोज भी लगवा ली हो, और वो कोरोना कोई भी आपके परिचित पे या
जानकारी के अनुसार या सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनको कोरोना हुआ हो और वो गंभीर रूप से बीमार हुए हो या सामान्य बाहर आ गए? जी सर, एक गाजियाबाद में एक सज्जन है जिनको दोनों डोज लगने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन उन्हें बहुत दिक्कत नहीं हुई। केवल 7 से 8 दिन तक उनको हल्का खांसी जुकाम बुखार आया, उसके बाद घर में ही क्वारंटाइन रहे, बाद में ठीक हो गए। उन्हें पता तब चला जब उन्हें बाहर जाना था, आरटीपीसीआर रिपोर्ट की उनको जरूरत थी। हालांकि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक नहीं है, बस यही एक संयोग है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही हम बरत रहे हैं, पॉलिटिकल दल बरत रहे हैं, आम जनता बरत रही है, भगवान करे कि खतरनाक ना हो, लेकिन जो डेल्टा का कहर हम लोगों ने देखा है लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर वह स्थिति बनती तो आने वाले दिनों में अस्पतालों में फिर जगह नहीं मिलेंगे। और रही बात जहां तक सर कोरोना प्रोटोकॉल की, तो कोई भी दल अगर रैली कर रहा है तो जिलाधिकारी से परमिशन लेता है, एक शपथ पत्र लिख के देता है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। जिलाधिकारी महोदय उस पर अनुमति दे देते हैं, लेकिन मौके पर शायद उनका कोई प्रतिनिधि जाता नहीं या देखता नहीं कि वाकई में क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें उनके सामने भी दुश्वारियां हैं। अगर सत्ता पक्ष की रैली रोकते हैं तो विपक्ष वाले हंगामा कर देंगे, तो सत्ता पक्ष की रैली रोकने की किसी जिलाधिकारी में हिम्मत भी नहीं है और विपक्ष भी रैली नहीं रोक पाएगा कोई भी जिलाधिकारी। तो कुल मिला के भगवान भरोसे चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर स्थिति यही रही, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अभी तो रैलियां और धुआंधार होंगी। अभी तो इक्का दुक्का बड़ी रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अभी मायावती जी रैली करने जा रही हैं, केजरीवाल जी 2 तारीख को लखनऊ में रैली करेंगे। तो आने वाले दिनों में रैलियों की संख्या बढ़ेगी और रैलियों में तय मानिए कोई भी दल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा सकता, न कोई प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा सकता है। आप सड़क पे निकलिए, टेंपो में बैठिए, टेंपो में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं है, जबकि कहा गया है कि आप 2 सवारी से अधिक बैठाकर नहीं चलेंगे। और ऑटो टेंपो वाले भी क्या करें, उनका लागत नहीं निकलता, तो मजबूरी में 4 से 5 सवारी बैठानी पड़ती है। तो अगर केवल गाइडलाइन जारी करने से कोरोना रुक जाता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो धरातल की स्थिति है उससे सर नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना को ये लोग रोक पाएंगे। क्या लग रहा है आपको, कब तक आचार संहिता लग जाएगी? घोषणा कब तक होगी? कुछ देखिए सर, आचार संहिता 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में लग जानी है। उसके पहले भी निर्वाचन आयोग लगा सकता, लेकिन भी दिल्ली में एक निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की आपस में फिर एक बैठक होनी है, शायद उसकी तिथि 2 जनवरी को तय किए हैं। उसके बाद चूंकि 5 राज्यों में सूचना लगनी है, तो सभी राज्यों से एक बार दौरा कर चुका आयोग, अभी लखनऊ में कल ही दौरा करके गया है और सभी ने सहमति भी जताई है कि समय पर चुनाव कराए जाए। कोरोना का किसी ने हवाला नहीं दिया, हर पार्टी सरकार बनाने को आतुर है। तो ऐसे में 10 से 12 जनवरी के पहले उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद रैलियों की संख्या भी बढ़ेगी। भगवान न करे कि बीमारों की संख्या बढ़े, लेकिन तय मानिए अगर रैलियां होंगी तो बीमारों की संख्या भी बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपने सारी जानकारी दी, आपके संवाददाताओं ने सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन काबू में है, कुल केस फिलहाल 3 है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और राज्य में सक्रिय मामले 1000 के करीब पहुंचे हैं, उसने लोगों को डरा दिया है। आम जन को इस बात की चिंता है कि अगर कहीं कोरोना की तीसरी लहर आ गई है तो वो कैसे बचेंगे। वहीं इस खतरनाक दौर में सियासी दल क्यों जिम्मेदारी निभाने में पीछे है। अगर किसी तरह चुनावी रैलियां होती रही तो फिर कोरोना का विस्फोट होने से कैसे रुकेगा। जरूरी है कि चुनाव आयोग अगर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है तो पार्टियां खुद से आगे आकर रैलियों को बंद करें, क्योंकि अगर नेता ही नहीं मानेंगे तो फिर जनता से कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना मुश्किल होगा। चुनाव आयोग ना सही, लेकिन सरकार इस दिशा में जल्द कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं, अब ये देखना अहम होगा। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।